Hello students. So today in the topic of electrostatic, where we are dealing with the capacitor, you have to study one more term that is called polarization. This term polarization is this word is going to be used in your wave optic also, but this polarization and the topic used in wave optic is entirely different, so don't get confused in this. अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम निकालेंगे कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट. याद रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होता है जब आप बीच में रखते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तब आपका क्या इफेक्ट होगा, दैट यू हैव टू स्टडी. तो अगर मैं बात करूं आपको सबसे पहले कि आप ये अच्छे से जानते हैं बाय नोइंग योर दिस कंसेप्ट ऑफ रदरफोर्ड दैट यू आर हैविंग एट द सेंटर द न्यूक्लियस and around the nucleus the electrons are and number of protons and number of electrons are equal, so that as a whole your atom is neutral. correct? तो इसीलिए हमारे पास क्या है, सेंटर में जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों ओर एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके और ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बिल्कुल एक दूसरे पर कॉन्साइड करें, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो, तो क्या होगा कि आपके पास नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट, यानी एटम और मॉलिक्यूल वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइडिंग. Positive and negative charges are coinciding, so that is called your that is called your non-polar dielectric. Non-polar का मतलब इसके पास पोल्स नहीं है. ये एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसमें क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल आपके जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसके पोल्स नहीं है. करेक्ट. लेकिन अगर मैं पोलार डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तब क्या होगा, आपका जो एटम और जो मॉलिक्यूल है उसमें नेगेटिव चार्जेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरफ चली जाएगी और पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा. करेक्ट. इसका मतलब इसने पोल्स डेवलप कर लिए, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव. तो ये कहलाएगा आपका पोलार डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. तो ये नॉन पोलार है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड कर रही है, इसमें नहीं कर रही है, तो ये पोलार है, इसके पास पोल्स हैं. अब मॉलिक्यूल किसके पास पोल्स होते हैं, जैसे HCl होता है, H2O होता है, CO2 होता है, ये सारे पोलार मॉलिक्यूल्स हैं और इनके पास अपना डाइपोल मूवमेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट 6 × 10⁻⁻28 कूलम मीटर होता है. योर मॉलिक्यूल जो H2 है वो पोलार मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो इस तरीके से आपको दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स मिलते हैं, एक नॉन पोलार और एक पोलार. अब ये पोलराइजेशन क्या हुआ, तो पोलराइजेशन एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेचिंग. आप एक अपने डाइलेक्ट्रिक को स्ट्रेच करेंगे और ऐसा स्ट्रेच करेंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग पोल्स ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक. तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूं तो क्या कहूंगी कि स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस. देखिए मैंने क्या कहा, स्ट्रेचिंग हुई है आपके मॉलिक्यूल की, डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं वो स्ट्रेच्ड हुए हैं कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव एक तरफ चले जाएं और पॉजिटिव एक तरफ चले जाएं. व्हेन यू अप्लाई अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन. ठीक है. तो पॉजिटिव न्यूक्लियस जो होते हैं वो पुल्ड अलोंग वन डायरेक्शन, यानी एक तरफ आ जाते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड टू द अपोजिट. तो स्ट्रेचिंग जब होती है तब क्या होगा, आपका स्ट्रेचिंग एटम तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती रहती है. ओके क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स वापस अगर आप फील्ड हटाते हैं तो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी वापस वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा. यानी फील्ड अप्लाई करने से स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग के कारण इसमें क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है. तो आई होप एक डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार. और आपका पोलराइजेशन मॉलिक्यूल में आपके नॉन पोलार को पोलार बना सकता है. ठीक है. अब देखिए मैं एक कंसिडरेशन कर रही हूं, उस कंसिडरेशन में मैंने पॉजिटिव प्लेट पर जो है
प्लस सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी अज्यूम करी है, और इधर पे हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है, करेक्ट। और बीच में अब मैं एक स्लैब रख रही हूं, एंड दैट स्लैब इज अ डाइलेक्ट्रिक। ओके, एक बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया हुआ है। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है? हमारी थ्योरी कहती है कि जैसे ही मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई नॉट। अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं ना, ई नॉट क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इजंट इट? तो इसके जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो सारे जो हैं पोलराइजेशन सफर करेंगे और सब के सब पोलार हो जाएंगे। तो पोलार कैसे होंगे? पॉजिटिव की तरफ जो होगा वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और दूसरा जो स्ट्रेचिंग में पॉजिटिव है वो उसके अपोजिट चला जाएगा, करेक्ट। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते होते जो लास्ट मॉलिक्यूल है उसमें कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, करेक्ट। तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसके इनर साइड में पोलराइजेशन के कारण नेगेटिव है और उसके बाजू में पॉजिटिव, ऐसा ही चलता चला जाएगा। तो स्लैब का जो कॉर्नर है उसमें सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे होते जाएंगे? पॉजिटिव होते जाएंगे, तभी आपकी ये प्लेट नेगेटिव रहती है। सो दिस पोलराइजेशन इज गोइंग टू डेवलप अनदर काइंड ऑफ फील्ड बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड चार्जेस। इसे हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं, ठीक है। और इंड्यूस्ड चार्जेस क्या है हमारे? एक है माइनस क्यू आई और दूसरा है प्लस क्यू आई, करेक्ट। इस इंड्यूस चार्जेस के कारण इनका अपना एक डेवलपमेंट ऑफ फील्ड हो जाती है, क्योंकि पोलराइजेशन सफर कर रहे हैं, आपने ई नॉट लगाया है, तो इन इंड्यूस चार्जेस के कारण जो फील्ड डेवलप होगी उसे हम नया नाम देंगे ईपी, विच इज कॉल्ड फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसका डायरेक्शन आपकी अप्लाइड फील्ड से अपोजिट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो हमने पहले जो फील्ड लगाई वो ई नॉट है, पोलराइजेशन हुआ तो एक अपोजिंग फील्ड डेवलप हुई, दैट इज ईपी। तो आई वांट द नेट फील्ड। अगर स्लैब रखा है मैंने तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट हुई है वो क्या हुई है? ई नॉट माइनस ईपी। मैंने माइनस साइन क्यों किया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, करेक्ट। तो ये जो मुझे ई मिलता है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड field due to the presence of slab in between the parallel plate capacitor। तो देखिए जब आपकी फील्ड रिड्यूस हो गई है और उसका कारण है कि आपने एक वहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, तो अब आप नया टर्म डिफाइन करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय K, और sometime in some book it is denoted by एप्सिलॉन R, जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ रिड्यूस्ड फील्ड, दैट इज E। अगर आप ये रिकैप करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में किया है, जहां हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया था, द रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम अपॉन द फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके का एक रेशियो है जो आपका बताता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इसका मतलब अगर पोलराइजेशन हो रहा है स्लैब रख के, तो हमारी डेफिनेट है कि कैपेसिटेंस है वो अफेक्ट करेगी। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कैपेसिटेंस तो निकालेंगे, लेकिन अब पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रखेंगे? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे। अब इससे रिलेटेड हमें एक और नया जो टर्म करना है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, ये डेंसिटी वर्ड आप बहुत कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुनते आ रहे थे। तो डेंसिटी क्या होता है? जैसे हमने कहा कि लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी है ना, आपके पास पोल्स हैं और पोल्स का डाइपोल मूवमेंट होता है, और स्लैब है यानी उस स्लैब का एरिया होगा, करेक्ट। तो हम जो पोलराइजेशन डेंसिटी डिफाइन करेंगे वो हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। देखिए मैंने क्या कहा?
इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, यानी मैं यूज करूंगी इंड्यूस्ड चार्जेस का per unit volume of the slab, and this is nothing but the polarization density P, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो इंड्यूस चार्जेस कौन थे हमारे, QI थे, चाहे आप पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए। और जो हमने स्लैब लिया हुआ था, देखिए कुछ इस तरीके से था ना हमारा स्लैब, इस स्लैब को अब आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि आपने पॉजिटिव आपके इंड्यूस चार्जेस हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, करेक्ट। तो आपका जो ये स्लैब बना हुआ है, इसका जो मैं अगर डिस्टेंस ले लेती हूँ, इसे मैं अगर स्मॉल d लेती हूँ, तो ये हो जाएगा QID होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू d, जहां एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट योर पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, तो हम इसे एक नया टर्म दे देंगे सिग्मा p। तो सिग्मा की p क्या हुआ, dd कट जाएगा, इट इज नथिंग बट QI बाय A, और यू कैन से इट एज P, पोलराइजेशन डेंसिटी, करेक्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि योर फील्ड इज रिड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला लेते हैं क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप सिग्मा कह रहे हैं कि डेंसिटी थी पहले और फील्ड रिड्यूस हुई है, तो डेफिनेटली सिग्मा भी आपकी चार्ज डेंसिटी अफेक्ट हुई होगी ना, तो आपका वो भी क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं दो अलग अलग टर्म में लिख सकती हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा P को क्या कर सकती हूँ, जो मैंने अभी देखा यहाँ, इट इज नथिंग बट पोलराइजेशन डेंसिटी, और ये हमारा क्या है, दिस इज अवर रिड्यूस्ड ओरिजिनल फील्ड E नॉट, this is P by epsilon naught. This is again you will get a new formula for your what, the reduced field when a slab is introduced. ठीक है, इसी पोलराइजेशन डेंसिटी से रिलेटेड हम एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय काई। काई आपने पहले कभी बनाया है, और अगर नहीं बनाया है तो आप करिए, एक x का एक एंड लंबा कर दीजिए, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है कि जब पोलराइजेशन डेंसिटी रिड्यूस्ड फील्ड पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करे, यानी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करे किस पर, E पर। P हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी है और E हमारी रिड्यूस्ड फील्ड है, करेक्ट। अब मीडियम का असर होता है चार्जेस पे, ये बात आप जानते हैं, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा परमिटिविटी, और काई जो है मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगी। सो दिस इज अगेन एन अनदर फॉर्मूला यू विल गेट, दैट पोलराइजेशन डेंसिटी इज काई एप्सिलॉन नॉट E. दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ सस्पेक्टिबिलिटी वेयर काई इज द कांस्टेंट। अब क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर सकती हूँ रिड्यूस्ड फील्ड में, तो आई कैन से दैट E is nothing but E naught minus काई एप्सिलॉन नॉट E बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस P के पोलराइजेशन वाले फॉर्मूले को इस वाली इक्वेशन में पुट अप कर दिया है। यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकती हूँ, सो व्हाट आई विल गेट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस काई E। इसे मैं इस तरफ ले आऊं तो मैं E कॉमन लेके 1 प्लस काई कर सकती हूँ, इज इक्वल टू E नॉट, और 1 प्लस काई इज नथिंग बट E नॉट बाय E। और अभी आपको मैंने कहा था कि E नॉट बाय E इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो आई गेट अ फॉर्मूला कि K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। So from this concept of polarization and polarization of electric slab, polarization density, we got a relationship between the dielectric constant and the susceptibility, that is chi. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे when this type of slab is placed, मतलब जब पोलराइजेशन का फिनोमेना होगा in between the plates. Thank you students.